नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बायोलॉजी में आज का हमारा लेक्चर है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम हिंदी में अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, और इसमें मुख्य रूप से हमको जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, और उनसे कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, उन हार्मोन्स का क्या प्रभाव होता है हमारे शरीर में, क्यों वो आवश्यक हैं, उनकी कमी या अधिकता के कारण क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं, कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसके बारे में। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम में प्रमुखता से पूछा जाता है। प्रायः एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं हार्मोन सिस्टम पर आधारित जो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये जो हार्मोन हैं ये इनकी आवश्यकता क्या है। तो हमारे शरीर में जो है हजारों रिएक्शंस एक साथ चलती हैं। अगर आप सोचें तो हमारे शरीर में जो अंदर चल रहा है वो इतना जटिल है कि उसको एक साथ सोचना भी असंभव हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि कई तरह की ग्लैंड्स हैं, कई तरह के जो है बाकी टिश्यूज़ हैं, उनसे सिक्रेशंस निकलते हैं। सिक्रेशंस जो है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए कई सारे एंजाइम्स होते हैं, कई सारे हार्मोन्स होते हैं। तो ये सब कुछ एक साथ चल रहा है और इन सब के कोऑर्डिनेशन से हमारी बॉडी चल रही है। तो जितनी भी इस तरह की क्रियाएं हैं वो हमारे दो तरह के ऑर्गन सिस्टम से नियंत्रित की जाती हैं। एक तो हमारा जो है जिसको हम लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं वो क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है? तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का हमारे दिमाग से या हमारे ब्रेन से जो है सीधे कनेक्टिविटी बनाए रखकर जो है, और जो भी उसके बीच आदान प्रदान होता है और तालमेल होता है। मान लीजिए मैं इस समय चल रहा हूँ और चलते समय ही मैं बोल भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, और उसके अलावा मेरा बैलेंस भी बना हुआ है। तो ये सब कैसे नियंत्रित हो रहा है? इस सब के पीछे जो है हमारा तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, जिसके कारण जो है हम एक साथ बहुत सारी गतिविधियां जो है बिल्कुल सधी हुई तरीके से, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। तो पहला तंत्र जो है हमारा क्या हो गया? नर्वस सिस्टम हो गया। और उसके अलावा जो है हमारा शरीर नर्वस सिस्टम के अलावा बहुत सारे जो है केमिकल्स के द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है, और ये जो स्पेशल केमिकल्स हैं इन्हीं को हम हार्मोन्स कह सकते हैं। हार्मोन हमारे जो है इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा बनाए तथा स्रावित किए जाते हैं, यानी सिक्रीट किए जाते हैं। तो दूसरा जो हमारा शरीर का जो संतुलन बनाने का और जो है शरीर की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को फंक्शनिंग रखने का जो मुख्य सिस्टम है वो हमारा जो है इंडोक्राइन सिस्टम है। तो इंडोक्राइन सिस्टम जो है किससे बना होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड से बना होता है। कई सारी अंतःस्रावी और ग्रंथियां होती हैं। अब हम जब अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लेते हैं तो इसका मतलब जो है हमने पढ़ा है कि बहिस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं, जिसका एक सिंपल सा उदाहरण है हमारी सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड है? बहिस्रावी। तो बहिस्रावी ग्रंथि होने के नाते जो है इसका फंक्शन क्या है, इसमें इसको दोनों को हम अंतर कैसे करेंगे? तो बहिस्रावी ग्रंथि या जो है जो एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती हैं उनमें जो है डक्ट पाई जाती हैं, यानी नलिका पाई जाती हैं। उसका जो सिक्रीशन है वो किसी न किसी डक्ट के माध्यम से जहाँ पर वो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से कहीं दूर जाकर जो है किसी और अंग में सिक्रीट हो रहा है, तो ये डक्ट होती है। वहीं पर जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनको हम अंतःस्रावी कह रहे हैं, अंतःस्रावी का मतलब ये है कि उनका स्राव किस मार्ग से जा रहा है ये आप नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें कोई भी डक्ट नहीं पाई जाती। तो इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से भी या नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है इनका प्रमुख अंतर हो गया है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं? जो अपने सिक्रीशंस को सीधा रक्त में जो है सिक्रीट करती हैं, यानी सीधे ले जाके ब्लड में सिक्रीट करती हैं। इसके लिए उसको किसी दूसरे अंग में या दूसरे जो है टिश्यूज में ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये जो है रसायन जो हमने हार्मोन कहा है, तो वो केमिकल ही वो क्या करते हैं, जो उनके टारगेट ऑर्गन्स हैं, जो लक्षित अंग हैं, वहाँ तक रक्त के माध्यम से पहुँच जाते हैं, ब्लड में सर्कुलेट होते हुए पहुँच जाते हैं।
इन ग्रंथियों के पास कोई डक्ट नहीं होती, जैसे अभी हमने चर्चा की, इसलिए इनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, नलिका विहीन कहते हैं। और इनसे जो हमारा सिक्रीशन निकलता है केमिकल, उसको हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? विशेष प्रकार के अपोषी रसायन होते हैं, यानी नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, यानी हम इनको न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं रखते। जैसे विटामिन हैं तो हम उनको न्यूट्रिएंट कहते हैं, लेकिन जो हार्मोन्स हैं वो न्यूट्रिएंट नहीं होते, इसलिए इसको हम नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स कहते हैं। और ये बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं, बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं, और अंतःकोश की संदेश वाहक यानी इंटरसेलुलर मैसेंजर का ये कार्य करते हैं, क्योंकि इनका काम ही है एंजाइम जैसा किसी क्रिया की गति को बढ़ा देना या किसी क्रिया की गति को कम कर देना, किसी बायोकेमिकल रिएक्शंस की दर को बढ़ा देना या किसी को कम कर देना। तो जैसे एंजाइम जो है एक उत्प्रेरक का, एक कैटलिस्ट का काम करता है, वही ठीक काम जो है हार्मोन का होता है। और ये जो है ब्लड से, ब्लड के माध्यम से सिक्रीट होता है। थोड़ा सा अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चले, क्योंकि ये एक अपने आप में एक अनोखी खोज थी। तो जो सबसे पहले जो है खोजा गया था हार्मोन बायोलॉजी के वर्ड में, उसका नाम था सिक्रेटिन। सिक्रेटिन कहाँ से सिक्रीट होता है? ये पैनक्रियाज से, हमारे अग्नाशय से सिक्रीट होता है। और इसको खोजने वाले जो है बायोलॉजिस्ट कौन थे? बैलिस एंड स्टर्लिंग के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। वहीं पर अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि हार्मोन शब्द, द टर्म हार्मोन वाज क्वाइंड बाई या यूज्ड बाई फर्स्ट, किसके द्वारा? स्टर्लिंग के द्वारा सबसे पहले 1905 में हार्मोन शब्द का प्रयोग किया गया था। हक्सले ने हार्मोन के लिए एक जो है विशेष जो है परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो है केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी ये रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, जो किसी विशेष अंग तक जो है स्रावित होकर अपना संदेश ले जाते हैं और वो बताते हैं कि उसको कब ज़्यादा काम करना है, कब कम काम करना है, किस तरह से काम करना है। हार्मोन को ऑटोक्वाइड भी कहते हैं। ऑटोक्वाइड मतलब ये जो है स्वयं जो है नियंत्रित होने वाला है। और हार्मोन का जो अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो ये है आई एक्साइट आर अराउज, यानी मैं जो है क्या करता हूं? एक्साइट करता हूं या मैं जो है प्रेरित करता हूं। तो विज्ञान की शाखा जिसमें इंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन हम करते हैं, ग्लैंड्स का, उसको क्या कहते हैं? उसको जो है इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब जब शाखा की बात चलिए तो उसके जनक की बात भी आएगी। थॉमस एडिसन को इंडोक्राइनोलॉजी का या अंतःस्रावी विज्ञान का पितामह या फादर कहा जाता है। पहली इंडोक्राइन डिजीज कौन सी खोजी गई थी? उसका नाम था जो है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज। और ये किससे संबंधित है, किस ग्लैंड से संबंधित है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड से संबंधित है। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? हमारे किडनी के ऊपर जो है ये ग्लैंड होती है। जब एक हार्मोन दूसरे के विपरीत कार्य करता है, मान लीजिए एक हार्मोन है जो जिसका ये काम है कि वो किसी क्रिया की दर को बढ़ा देगा, और दूसरा हार्मोन है वो उसी क्रिया की दर को कम कर देगा। तो जब एक दूसरे के विपरीत दो हार्मोन काम करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनको एक टर्म दिया जाता है जिसको कहते हैं एंटागोनिज्म। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म। अब आपसे कोई उदाहरण पूछ ले तो क्या करेंगे? इंसुलिन का काम आप जानते हैं, डायबिटीज के में जो है नियंत्रण में काम आती है। इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन जो है ब्लड शुगर को कम करती है या उसका लेवल जितना ब्लड में होना चाहिए वहां पर मेंटेन करती है। वहीं पर ग्लूकागॉन क्या काम करता है? ग्लूकागॉन जो है ब्लड शुगर को बढ़ाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनमें एंटागोनिज्म है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करने वाले हार्मोन हैं। इसी तरह से कैल्सिटोनिन है और पैराथॉर्मोन है, ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत यानी एंटागोनिज्म शो करते हैं। इसके अलावा अगर जब दो हार्मोन किसी एक ही प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक साथ काम करें, अब यहाँ पर विपरीत वाली स्थिति नहीं है, यहाँ पर अगर एक साथ काम करते हैं
तो इस तरह की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? सिनरिज्म कहेंगे। सिनरिज्म कहेंगे, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या काम करते हैं? ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स को नियंत्रित करते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे रसायन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित ना होकर परंतु हार्मोन की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब वो हार्मोन की तो एक ही परिभाषा है कि उनको इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड किसी से स्रावित नहीं होते, उनसे सिक्रीट नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या कहा करते हैं? वो हार्मोन की तरह व्यवहार करते हैं, तो ऐसे केमिकल्स को हम पैरा हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे हार्मोन्स को हम क्या कहेंगे, या ऐसे केमिकल्स को हम पैरा हार्मोन्स कहेंगे। जैसे कि इसका उदाहरण ध्यान रखिए, प्रोस्टैग्लैंडिन्स, जिसको हम पीजी कहते हैं शॉर्ट में, तथा फेरेमोन्स। अब फेरेमोन्स एक टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा फेरेमोन्स को समझिए। फेरेमोन्स जो है जानवरों में, जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, और इसके कई सारे कार्य होते हैं। जैसे कि अगर कुछ एनिमल्स की बात करें, जैसे कि जो है हिरन की बात करें या और भी कुछ जानवर हैं, वो जो है क्या करते हैं, अपने साथी नर या मादा को आकर्षित करने के लिए फेरेमोन्स छोड़ते हैं। खासकर जो है उनकी यूरिन के माध्यम से ये कुछ हार्मोन लाइक जो है केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, जिसमें एक विशेष तरह की गंध होती है। तो वो फेरेमोन्स वो जो है जहाँ भी यूरिन करते हैं वहाँ पर जो है ड्रॉप कर देते हैं यूरिन से, और उससे क्या होता है, जो उनका साथी होता है वो पता लगा लेता है कि जो है किस तरफ जो है हमको जाना है। इसके अलावा इसके और भी काम होते हैं, और ये जो है माइग्रेशन, कुछ जानवर होते हैं जो है उस सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक माइग्रेट करते हैं जब सीजन बदलता है। मान लीजिए गर्मी का सीजन आया तो वो जो है ठंडी वाले जगहों पे चले जाते हैं, ठंडी का सीजन में जो है दूसरे जगहों पर। तो इस तरह से लंबा लंबा माइग्रेशन करते हैं। खासकर अफ्रीका वगैरह में जो है आपने देखा होगा, इस तरह की जो है डिस्कवरी इत्यादि चैनल्स पे दिखाया जाता है। तो ये अपना रास्ता ना भटकें, तो वो क्या करते हैं, फेरेमोन्स जो है यूरिन के माध्यम से सिक्रीट करते हुए चलते हैं, जिससे जो उनके पीछे झुंड आ रहा है उसको ठीक सटीक रास्ता पता हो, क्योंकि वो सैकड़ों हजारों मील का सफर उनको तय करना है। तो फेरेमोन्स वहां पर उनकी मदद करता है। तो इस तरह से ये हमारे फेरेमोन्स के काम हो गए। और फेरेमोन्स को एक और नाम दिया जाता है, सेमियोकेमिकल्स भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह एक प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि सेमियोकेमिकल्स किसे कहते हैं, तो फेरामोन्स को सेमियोकेमिकल्स कहते हैं। कुछ लोकल हार्मोन्स होते हैं। लोकल हार्मोन्स की परिभाषा, लोकल मतलब स्थानीय, वही इसकी परिभाषा भी है कि जो हार्मोन जहां बन रहे हैं वहीं के आसपास के ऊतकों को प्रभावित कर रहे हैं। उनके लिए जो है ये नहीं है कि वो ब्रेन में, पीनियल में बन रहे हैं और वर्क जाके कहीं और कर रहे हैं। तो जो जहां पर बन रहे हैं वहीं के आसपास के टिश्यूज को प्रभावित करते हैं, जैसे कि एसिटिल कोलिन, हिस्टामिन, हाइड्रोक्सी ट्राइपेंटामिन और ब्रैडिकाइनिन। तो ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अब हम मनुष्य के जो है अंतःस्रावी तंत्र या इंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। तो पहले आप अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना लीजिए इस डायग्राम को देख के कि हमको कौन कौन से हार्मोन्स पढ़ने हैं, और मुख्य रूप से मनुष्य में कौन कौन से जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। चलिए ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस। ये हमारे ब्रेन में जो है कहाँ पर पाया जाता है, फोर ब्रेन का अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, उसके अंदर जो है हाइपोथैलेमस पाया जाता है। आपने सुना होगा भूख और प्यास के नियंत्रण का स्थल होता है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ से नियंत्रण होते हैं, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके नीचे देखिएगा पीनियल ग्लैंड, जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। तो पीनियल ग्लैंड पाई जा रही है। फिर तीसरा जो है आपका पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हिंदी में आप क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो तीन तो आपके ब्रेन में ही हो गए, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। इसके बाद हम बात करेंगे थायराइड एंड पैराथायराइड की। तो थायराइड एंड पैराथायराइड कहां पर है, ये हमारा जो गर्दन का रीजन है,
इसमें जो है सामने की तरफ जो है थायराइड होता है, उसी के डोर्सल साइड पे पैराथायराइड होता है, यानी थायराइड और पैराथायराइड एक जगह पर होता है। इसके बाद थाइमस ग्लैंड की बात करेंगे। थाइमस ग्लैंड देखिए आपका जो है जहां से डायफ्राम जो है इस तरह से जहां से लंग्स का जो है ये अलगाव होता है, यहाँ पे हार्ट के पास में ये थाइमस पाया जाता है। और नीचे चलते हैं, उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज या अग्नाशय। इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर पैनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ये पढ़ते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस इससे सिक्रीट होता है, लेकिन यहाँ पर इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है हम उसकी बात करेंगे। उसके नीचे हमारी किडनीज आ जाती हैं, जो हमारे डोर्सल साइड से ज़्यादा पास होती हैं पीठ की तरफ से। तो ये क्या होती हैं, किडनी में जो ऊपर का पोर्शन होता है ये होता है एड्रिनल ग्लैंड का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके नीचे आते हैं तो अगर मेल है, पुरुष है, तो उसमें टेस्टिस पाया जाएगा, जो उसके गोनैड्स होते हैं, जननांग होते हैं, उससे हार्मोन निकलते हैं सेक्स रिलेटेड। और उसके अलावा जो है अगर फीमेल की हम बात करेंगे तो फीमेल में ओवरीज होती हैं, जो उसका गोनैड्स होती हैं, और यहाँ से जो है डिफरेंट टाइप के निकलते हैं। तो ये कुल मिलाकर आपको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 प्रमुख रूप से जो है आपको पढ़ने हैं ग्लैंड्स और उनसे क्या क्या हार्मोन सिक्रीट होते हैं। चलिए अब आते हैं मुख्य उस पे। तो मानव विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हमने देखी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जो हमने तीनों की बात की, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड की। तो पहले हम मस्तिष्क में पाए जाने वाली ग्रंथियों की बात कर लें। सबसे पहले हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, जो हमने यहाँ पर देखा सबसे ऊपर। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही पेकुलियर हैं, बहुत ही पेट हैं एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है। ब्रेन में तो है, लेकिन ब्रेन का कौन सा हिस्सा, तो हम बताएंगे अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। और ये जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, और इसका जो मुख्य कार्य है, ये आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में, शरीर के ताप का नियंत्रण, यानी थर्मल रेगुलेशन या थर्मल कंट्रोल ऑफ द बॉडी। उसके बाद जो है हंगर एंड थ्रस्ट का अनुभव, भूख और प्यास का अनुभव हमको इसकी वजह से ही होता है। तो ये जो है सबसे जरूरी फंक्शन है हाइपोथैलेमस के। मस्तिष्क में पाए जाने वाली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम एक और नाम देते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा जो है इस तरह का कार्य नियंत्रित करती है जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। तो इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, यानी ये अन्य जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी नियंत्रित करती है। जबकि हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि यानी हमारी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को भी नियंत्रित करता है। अब हाइपोथैलेमस की बात करें, इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो 2 प्रकार के प्रमुख हार्मोन होते हैं। पहला है रिलीजिंग हार्मोन, जिसको प्रेरक स्रावी हार्मोन कहते हैं, यानी ये किसी भी क्रिया को के लिए जो है प्रेरित करता है। तो ये हार्मोन पिट्यूटरी को क्या करता है, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, लेकिन पिट्यूटरी को अन्य हार्मोनों के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। यहां पर समझिएगा, इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहा गया है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी मास्टर ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी का भी जो मास्टर है वो क्या है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि जो इसका रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी को आदेश देता है कि अब तुम अपने जो है हार्मोन्स को सिक्रीट करो। दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन, तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसी क्रिया को अवरुद्ध करने वाले जो है कार्य करेगा। तो ये क्या करता है, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित होकर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के स्रावण को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये इनहिबिटिंग हार्मोन हो जाएगा। तो ये 2 मेन हो गए।
अब इनके उदाहरण देखते हैं जो इनहिबिटिंग वाले हैं। इसमें से है गोनैडोट्रोपिन। गोनैडोट्रोपिन, गोनैड शब्द का मतलब क्या होता है? जननांग। तो इसका मतलब जो है ये कुछ जो है मानव के लैंगिक जो है क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है। तो पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन के स्रावण को ये प्रेरित करता है। पिट्यूटरी से क्या निकलता है? ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी के भी हम आगे पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन को हम लोग जीएच कहते हैं। तो ये जो गोनैडोट्रोपिन है ये क्या करता है? ये पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन को उसको प्रेरित करता है उसके सिक्रीशन के लिए। दूसरा है सोमैटोस्टैटिन। ये जो है पिट्यूटरी से जीएच को स्रावित होने से रोकता है, यानी ये उसका उल्टा काम कर रहा है। ये जो है ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट कर रहा है, सिक्रीट करवाता है पिट्यूटरी के, और ये पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? स्टॉप करता है कि जो है स्रावण या सिक्रीशन रोक दो। गोनैडोट्रोपिन्स तथा सोमैटोस्टैटिन दोनों ही हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस में बनते हैं और पीयूष ग्लैंड तक हाइपोथैलेमस के तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन के माध्यम से डायरेक्ट पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पर जो है एक्सॉन, जो नर्व सेल आपने पढ़ा है उसमें जो ऊपरी हिस्सा होता है एक्सॉन, उसके माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी का ऊपरी भाग है, उसको हाइपोथैलेमस से निकलने वाले वे हार्मोन नियंत्रित करते हैं जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक पोर्टल परिसंचरण तंत्र यानी पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से पहुंचते हैं। अब थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड हैं। दोनों का जो पोजीशनिंग है वो बहुत आसपास है। तो देखिए ये आपका जो है क्या है? हाइपोथैलेमस, जो हमने कहा ये हमारे अग्र मस्तिष्क में या फोर ब्रेन में स्थित है। अब हमने अभी एक बात कही कि हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो वहां पर नर्व सेल्स के न्यूरॉन होते हैं, उसका अगला पार्ट क्या है? ये एक्सॉन। ये जो है कनेक्टेड होता है किससे? पिट्यूटरी से। और ये जो है दूसरा न्यूरॉन जो है पोर्टल सिस्टम सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहां से। तो अगर हाइपोथैलेमस से जो है गोनैडोट्रोपिन और सोमैटोस्टैटिन जो है सिक्रीट हुआ, वो जो है एक्सॉन से होता हुआ पोर्टल सर्कुलेशन से जो है कहाँ पहुंच गया? पिट्यूटरी से। और पिट्यूटरी में दो भाग होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ये जो है ऊपरी पीयूष ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि अगला भाग होता है। और उसके पीछे वाले भाग को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, यानी पिट्यूटरी जो है दो लोब्स में बटा होता है और इस तरह से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का आपस में कनेक्शन होता है। तो यहां तक की आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का मतलब क्या है? कि जो हाइपोथैलेमस से निकलकर जो है और न्यूरॉन्स के माध्यम से पिट्यूटरी में आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, बस उसका नाम आपको ध्यान रखना, इतना पर्याप्त है। तो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसको TRH कहेंगे, कॉर्टिट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको CRH कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको GHRH कहेंगे शॉर्ट में, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है पिट्यूटरी के, फिर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन, गोनैडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन और MSH रिलीजिंग हार्मोन। ये हो गए सारे जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन हैं। तो आपने हाइपोथैलेमस में देखा कि हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन सिक्रीट कर रहा है वो उसका स्वयं का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। वो कैसे इफेक्ट करता है? वो पिट्यूटरी को, यानी हमारी मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करके अपना काम करता है। जो भी हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है वो पिट्यूटरी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। उसके बाद अगली जो है, जो हमारे ब्रेन में स्थित ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड, वो है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और सबसे पहले इसका पोजीशनिंग समझ लीजिए एक बार फिर से। ये हमारा जो है ब्रेन है, जो है दिख रहा है। इसके बाद अगर देखेंगे तो थैलमस ये है जो हमने पढ़ा अभी,
थैलमस के नीचे हाइपोथैलेमस एरिया है जो ये ब्लू कलर से दिखाया गया है, और इसके नीचे जो है इनफंडिबुलम है, और उसके नीचे हमारा ये देखिए दो कलर में दो लोब्स में पिट्यूटरी दिखाया गया। अब इसके रिलेशन को हमने पीछे भी देखा कि आपस में किस प्रकार जो है जुड़ते हैं। और जो अगला भाग है पिट्यूटरी का, अग्रभाग या ऊपरी भाग कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पिछला वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसकी पोजिशनिंग हो गई, ये आप समझ गए। तो पिट्यूटरी हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग का यानी मिड ब्रेन का ही हिस्सा है, जो स्फिनॉइड बोन के सेला टॉरिसिका नामक अस्थि गुहा में सुरक्षित रहता है। ये जो कैविटी है, बोन की कैविटी, इसका नाम है सेला टॉरिसिका। ये गोल छोटी मटर के दाने के आकार की ग्रंथि, मटर जितनी बड़ी ग्रंथि है, जो हाइपोथैलेमस से एक पट्टी के माध्यम से जुड़ी होती है। अब इस पट्टी का या स्टॉक का नाम आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं इनफंडिबुलर स्टॉक, जिसके द्वारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जुड़ी हुई है। ये देखिए लिखा हुआ है इनफंडिबुलम। तो ये जो है आपस में पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का जोड़ने का काम कर रही है ये स्टॉक। इसे मास्टर ग्लैंड तो कहते ही हैं, ये हमने शुरू में भी पढ़ा। इसको द कंडक्टर ऑफ इंडोक्राइन सिम्फनी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है पूरे इंडोक्राइन सिस्टम का जो है परिचालक, जैसे बस में कंडक्टर होते हैं उसी तरह का ये है, परिचालक का एक काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मुख्यतः दो भागों में, एक तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो ऊपरी पीयूष ग्रंथि है, उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं ये आपको बाय नेम पता होने चाहिए। तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जिसको एसटीएच कहते हैं, और इसको ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बचपन से लेकर जो ग्रोथ होती है शरीर की उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच। आजकल आप सुनते होंगे कि बहुत से लोग थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं, तो उसमें जो है टीएसएच का ही लेवल नापा जाता है। प्रोलैक्टिन, एड्रीनोकॉर्टियोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच। उसके बाद जो है गोनेडोट्रोपिन्स, ये दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया एफएसएच, और दूसरा हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों मिलाकर जो है इसको हम गोनेडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है, आप जानते हैं। उसकी अधिकता होती है तो हमारा कलर जो है सांवला काला हो जाता है, उसकी कमी होती है तो हम गोरे दिखते हैं। लेकिन ये काले गोरे की बात नहीं है, इसका जो है दूसरा इफेक्ट है। हम जो है प्रकाश का जो है अंधकार और प्रकाश, रात दिन, सोना जागना, हमारी जो सर्केडियन रिदम है, सब कुछ जो है इसके कारण रेगुलेट होता है। तो इसके बारे में भी आगे हम पढ़ते हैं। फिर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो इससे मुख्यतः दो हार्मोन निकलते हैं। एक हमारा जो है ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन के बारे में जानते हैं आप, जो है जो मुख्यतः दुग्ध श्रावण जो है के काम को करता है। उसके अलावा और भी उसके जो है जनन के समय, रिप्रोडक्शन के समय उसके भी कई सारे जो है, और बेबी के डिलीवरी, बर्थ के समय भी उसका यूज़ होता है। तो एक ऑक्सीटोसिन हो गया, दूसरा वैसोप्रेसिन हो गया। वैसोप्रेसिन क्या काम करता है, किडनी में कितना पानी का अवशोषण होना है उसको जो है नियंत्रित करने का काम करता है। अभी सब आगे हम देखेंगे। लेकिन ये वास्तव में कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस से बनते हैं। हाइपोथैलेमस से बनकर एक्सॉन के माध्यम से ये पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर पहुंचते हैं। लेकिन इसका श्रावण कौन करता है, इसका सिक्रीशन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से द्वारा किया जाता है। इसीलिए हम इसको पिट्यूटरी के अंतर्गत इन दोनों हार्मोन्स को पढ़ते हैं। तो पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित सभी हार्मोन प्रोटीन अथवा ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। अब चलिए फंक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी के फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ग्रोथ हार्मोन, इसको सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है क्या, इसका सबसे बड़ा काम क्या है, इसका सबसे मुख्य कार्य है हमारे शरीर के जितने भी नरम और कठोर यानी सॉफ्ट एंड हार्ड भागों में
वृद्धि की दर को बढ़ाना, यानी मसल्स है, हमारी बोन्स हैं, इनकी वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसका अगर हमारे शरीर में अधिक श्रावण हो जाए, जरूरत से ज़्यादा श्रावण हो जाए, तो क्या होगा, गाइगेंटिज्म रोग हो जाएगा, यानी हमारा जो है शरीर कैसा हो जाएगा, भीमकाय शरीर हो जाएगा। सामान्य से जो है बहुत ज़्यादा जो है शरीर लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जिसे कहते हैं, मतलब एक भीमकाय शरीर दिखने लगेगा एबनॉर्मल तरीके से। और अगर जो है वयस्कों में इसका अधिक श्रावण हो जाए तो एक्रोमेगैली नामक रोग हो जाता है, जिससे मनुष्य जो है इतना भीमकाय हो जाता है कि वो गोरिल्ला की तरह दिखने लगता है, उसके बाल वाल भी जो है पूरे शरीर पर गोरिल्ला की तरह आ जाते हैं, और हाथ और पैर बड़े हो जाते हैं और हड्डियां जो है मुड़ जाती हैं गोरिल्ला की तरह। तो ये जो है इसके ज़्यादा सिक्रीशन के कारण हो गया। अब अगर इसका कम सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, बौनापन हो जाएगा, जिसको पिट्यूटरी डॉर्फिज्म कहते हैं। ये बौनापन क्यों हो जाएगा, पिट्यूटरी के जो है ज़्यादा सिक्रीशन से, किसके, कौन से हार्मोन के, एसटीएच या जीएच, ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सिक्रीशन, कम सिक्रीशन से बौनापन हो जाएगा। और इसके कम श्रावण से जो वयस्क लोग हैं उनमें सिम्नॉइड रोग हो जाता है, जिसको सिम्नॉइड्स डिजीज कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जिसमें क्या हो जाता है, रोगी बहुत पतला और आयु से अधिक उम्र का लक्षण प्रदर्शित करने लगता है, यानी दुबला पतला भी हो जाता है और देखने में ऐसा लगने लगता है कि वो अपनी से दुगनी आयु का है। फिर दूसरा हार्मोन है थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH कहते हैं। तो थायरोट्रोपिन हमारे थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका यही काम हो गया कि ये बन तो पिट्यूटरी में रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, उसके सिक्रीशन को ये कंट्रोल करता है, कैसे और कब रिलीज होना है। फिर इसके बाद जो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम ACTH कहते हैं। तो ACTH हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि को, कॉर्टेक्स भाग को स्टेरॉयड हार्मोन, जिसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, उसके श्रावण के लिए प्रेरित करता है। और यदि पिट्यूटरी के को हम काट कर हटा दें, रिमूव कर दें पिट्यूटरी को, तो क्या होगा, हमारे ब्लड में सोडियम आयन की मात्रा घट जाएगी और पोटेशियम आयन की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसका एक क्या इफेक्ट होगा, अगर हमारे शरीर में सोडियम कम हो जाएगा तो हमारा जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जो है, जिन लोगों ने बायोलॉजी को ज़्यादा हायर लेवल पर यानी BSc तक पढ़ा होगा तो वो जानते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जो है क्या करता है, दो सेल्स के बीच जो है चीज़ों के आवागमन को रेगुलेट करने का काम करता है, चैनल के बीच में। आगे बढ़ते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों ही हमारे गोनैड्स से, कौन कौन से गोनैड्स, अगर मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी से श्रावण होते हैं और उनकी अभिक्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसीलिए इसको हम कॉमनली या एक साथ ग्रुपली क्या कहते हैं, गोनैडोट्रोफिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। पुरुषों में FSH टेस्टिस से निकलने वाले एंड्रोजेंस के साथ मिलकर हमारे टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म के बनने की प्रक्रिया या स्पर्म के जनन की जो प्रक्रिया है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को ये FSH प्रमोट करता है। और मादाओं में FSH का क्या काम होता है, ये ओवेरियन फॉलिकल के वृद्धि तथा उसकी मैच्योरिटी को प्रमोट करता है और साथ ही ओवरी से मादा हार्मोन कौन सा होता है, ओस्ट्रोजन के रिलीज को प्रेरित करता है। इसी में हमने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पढ़ना है। तो फीमेल में क्या होता है, इसको ल्यूटियोट्रोपिन कहते हैं और मेल में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तो फीमेल और मेल दोनों में जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अलग अलग नाम हैं। तो ये पुरुषों में टेस्टिस से पुरुष हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं,
इसके स्रावण को, इसके सिक्रीशन को प्रेरित करता है। और लीडिंग सेल्स होती हैं जो है टेस्टिस में, इसमें जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। वहीं पर अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण रूप से विकसित ग्रेफिरियन फॉलिकल से अंडाणुओं की मुक्ति को प्रेरित करता है। साथ ही ओवल्यूशन के पश्चात बचे हुए ग्रेफिरियन फॉलिकल्स को कॉर्पस ल्यूटियम के मरम्मत का कार्य करता है, जो कि साइकिल है जो फीमेल्स में पीरियड्स आते हैं उससे रिलेटेड जो है ये होता है। हमारे गर्भाशय को निषेचित अंडाणु यानी फर्टिलाइज्ड एग के रोपण के लिए भी ये प्रेरित करता है। तो ये जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य हो गए। उसके बाद प्रोलैक्टिन जो है ये स्तन ग्रंथियों से, मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड है, जो है मिल्क के प्रोडक्शन और उसके सिक्रीशन से को करता है। इसे लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन या मैमोट्रॉपिक हार्मोन या लैक्टिजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ये स्त्रियों में मेमरी ग्लैंड्स के विकास और उसमें दुग्ध निर्माण यानी लैक्टेशन के लिए प्रेरित करता है। ये हाइपोथैलेमस से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर, हाइपोथैलेमस से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जिसको हम डोपामीन या डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन बहुत ही जरूरी केमिकल होता है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और इसको एक हैप्पी हार्मोन या लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो पसंदीदा कार्य करते समय जो है स्रावित होता है। यानी अगर हम अपने कोई पसंद का कार्य करते हैं तो हमको एक जो है सुख की अनुभूति या जो है हमको एक सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग आती है, उसमें जो है डोपामीन के सिक्रीशन का रोल रहता है। मस्तिष्क को शांति प्रदान करने में यह हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लगाता है और डोपामीन के बिना सुस्ती, उदासी और जीवन में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। आप लोगों से बार बार जो है कहा जाता होगा या आप प्रेरित होते होंगे कि योगासन करिए, ध्यान लगाइए, ध्यान मुद्रा में बैठिए। तो जो ये योगासन और ध्यान मुद्राएं होती हैं उससे हमारे शरीर में डोपामीन का जो है लेवल बहुत ही अच्छा बना रहता है। इसीलिए अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जो है शांति से ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएंगे तो आपके सारे तनाव ऐसा लगता है उस समय के लिए समाप्त हो जाते हैं और बहुत ही आप स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। तो ये जो है इसमें डोपामीन का रोल होता है, बाकी और भी हार्मोन्स का रोल होता है, लेकिन डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। आगे चलते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइट जो है इसको हम वेस्टिजियल हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि इसके बारे में कोई भी बहुत ही ज़्यादा प्रमाणित नहीं है कि ये हार्मोन वास्तव में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है या कभी पहले एग्जिस्ट करता था, अब जो है नहीं सिक्रीट होता है। तो ये हमारे क्या करता है, मेलानोसाइट्स जो होती हैं उनको मेलानिन जो है वर्णक होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है हमारी त्वचा में, उसको जो है स्रावण के लिए प्रेरित करता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स इंटरमेडिका से स्रावित होता है, सिक्रीट होता है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। अभी तक हमने जितने भी हार्मोन पढ़े वो एंटीरियर पिट्यूटरी के थे। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन जो है, 2 ही हार्मोन होते हैं पोस्टीरियर से, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इसको जो है पिटोसिन भी कहते हैं। ये हमारे हाइपोथैलेमस में बनता है लेकिन सिक्रीट कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन हमारी चिकनी पेशियों के संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स के लिए जिम्मेदार होता है। अतः यह प्रसव के समय जो लेबर पेन होता है उसको प्रेरित करता है। साथ ही शिशु के जन्म यानी पैचुटेशन में ये सहायता करता है। दूसरा क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जन्म के पश्चात फीमेल्स में उनकी मेमरी ग्लैंड्स में दुग्ध के स्रावण यानी दुग्ध लैक्टेशन जिसे कहते हैं उसको भी प्रेरित करता है।
इसीलिए इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहा जाता है। और आपने सुना भी होगा कि जानवरों में, विशेषकर गाय भैंस जो है, इनमें दूध निकालने के लिए इसका अभी तक उपयोग किया जाता था, अभी भी लोग करते होंगे, लेकिन अब ये प्रतिबंधित हो गया ऑक्सीटोसिन लगा के, क्योंकि इसके जो है बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। अगला है वैसोप्रेसिन, या इसको एडीएच भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका कार्य भी। ये भी हाइपोथैलेमस में बनता है, लेकिन पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट होता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से किडनी को यूरिन में उपस्थित जल की मात्रा, जो अधिक मात्रा होती है, उसको अवशोषित करने के लिए प्रेरित करता है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर से जल की कम हानि होती है, वाटर लॉस कम होता है। अगर हमारे यूरिन में पानी ज़्यादा है तो ये प्रेरित करता है कि उस पानी को किडनी जो है एब्जॉर्ब कर ले, उसको यूरिन से बाहर ना करे। जब रक्त में वैसोप्रेसिन की मात्रा कम होती है, अब यहाँ पर दो तरह के सवाल आते हैं कि वैसोप्रेसिन कम होगा या ज़्यादा होगा, तो दोनों की कंडीशन में क्या होगा। तो पहले समझिए, अगर वैसोप्रेसिन की मात्रा हमारे ब्लड में कम है तो मूत्र में जल अनावश्यक रूप से ज़्यादा हो जाता है, यानी वो पानी को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, हमारी यूरिन से पानी ज़्यादा निकलेगा, और इसको हम पॉलीयूरेमिया कहते हैं इस कंडीशन को। और ये जो है कंडीशन डायबिटीज़ के रोगियों में भी पाई जाती है। तो इससे डायबिटीज़ इंसिपिडिस की भी संभावना, समस्या उत्पन्न होती है। वहीं पर अगर अल्कोहल जो है कोई पीता है, शराब पीता है, अल्कोहल लेता है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के स्रावण को वो रोक देता है। एडीएच जो है सिक्रीट नहीं होता है अल्कोहल के प्रभाव से। तो क्या होता है, हमारे यूरिन में वाटर की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए बार बार यूरिन जाना पड़ता है इस कंडीशन में। अगर वैसोप्रेसिन कम है हमारे जो है यूरिन में, तो जल की मात्रा यूरिन में ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर में जो है ज़्यादा यूरिन जाएगा और बार बार आपको यूरिन जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसोप्रेसिन ठीक ठाक मात्रा में है, जितना रिक्वायर्ड है, तो जो जल ज़्यादा है हमारे यूरिन में वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है किडनी के माध्यम से। चलिए अगली ग्रंथि की बात करें, जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। अब ब्रेन वाली सारी ग्रंथियां यहाँ पर खत्म हो गई। थायराइड ग्लैंड जो है, इसको लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि कहाँ पर है, हमारे गले के आसपास पाई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा वोकल कार्ड है, जिसको हम स्वर यंत्र कहते हैं हिंदी में। इसके सामने की साइड जो है थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, और इसके पीछे जो है पैराथायराइड पाई जाती है। ये ट्रैकिया है, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक का हमारा हिस्सा है। तो वोकल कार्ड और ट्रैकिया के जंक्शन के आसपास जो है ये जो है एक संरचना के रूप में जो है पाया जाता है। तो इसको थायराइड ग्लैंड जो है नाम किसने दिया था, थॉमस वाटर ने दिया था। ये तितली के आकार की, इसका आकार आप देखिए तो कुछ कुछ तितली जैसा दिखता है, और ये हमारे वोकल कार्ड के ठीक नीचे स्थित होती है। दो संपुटों में बटी होती है, यानी दो लोब्स में बटी होती है, तथा आइस्थमस नामक पट्टिका के द्वारा जुड़ी होती है। जो यहाँ पर जो है पट्टिका होती है वो उसको कहते हैं आइस्थमस। ये फायरिंग्स के ऊपरी सतह के रूपांतरण से बनती है। आप देख रहे ट्रैकिया, इसी को ऊपरी सतह जो होता है फायरिंग्स, उसके मॉडिफिकेशन से बनती है, तथा उत्पत्ति में ये इंडोडर्मल होती है। इसकी ओरिजिन कैसी होती है, भ्रूणी अवस्था में ये इंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है, और ये जो है लोअर वर्टिब्रेट के इंडोस्टाइल के समजात अंग हैं, उनके होमोलॉगस आर्गन हैं ये। थायराइड हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक को हम T3 कहते हैं, एक को हम T4 कहते हैं, जो आप लोग कॉमनली जो है सुनते रहते होंगे। तो ट्राई आइडोथायरोनिन यानी T3 और टेट्रा आइडोथायरोनिन यानी T4। T3, T4, TSH ये जो है थायराइड को प्रभावित करने वाले सब हार्मोन हैं, और ये आयोडीन तथा टायरोसिन नामक एमिनो एसिड से
थायराइड ग्रंथि में बनाए जाते हैं। इसीलिए जब आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो ये जो है ग्लैंड्स फूल जाती हैं, ग्वाइटर बन जाता है, जिसको हम घेंघा रेव कहते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे कोशिकीय उपापचय दर को, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे वृद्धि अधिक तेजी से होती है। तो अगर किसी को थायराइड की बीमारी होती है तो क्या होता है, उसके शरीर में जो विभिन्न जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जिसमें हार्ट रेट भी आता है और भी बाकी श्वसन दर भी आती है और ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया, सारी प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। जहाँ जहाँ भी मेटाबॉलिज्म हो रही है सबका रेट डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। इसीलिए थायराइड जो है एक अच्छी बीमारी नहीं मानी जाती है, थायराइड से बच के रहने की सलाह दी जाती है। ये हमारे शरीर के ताप वृद्धि में भी सहायता करता है, जिसे कोलेरिजेनिक प्रभाव कहते हैं। मेढकों में भी इसका इफेक्ट होता है। मेढक के जो लार्वा होते हैं उसका जो कायांतरण होता है यानी मेटामॉर्फोसिस जो होता है, वो थायरॉक्सिन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाल्यावस्था में थायरॉक्सिन की अगर कमी हो जाएगी तो केराटिनिज्म नामक रोग जो है हो जाएगा बच्चों में, इसको ध्यान रखिएगा। और ये रोग के लक्षण क्या है, बौनापन तथा मानसिक वृद्धि। जो मानसिक जो है मंद बुद्धि बच्चे होते हैं और उनमें बौनापन भी होता है, तो वो थायरॉक्सिन के कम सिक्रीशन के कारण होता है, जिसको हम क्रिटिनिज्म नाम से जानते हैं। किशोरावस्था में यानी एडोलेसेंट में स्टेज में इसकी अगर कमी हो जाए तो मिक्सिडिमा नामक रोग हो जाता है, जिसको गर्ल्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये सब आपको अच्छे से याद भी रखने हैं। मिक्सिडिमा या गर्ल्स डिजीज कहते हैं, इसमें शरीर में पानी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, और जब शरीर ज़्यादा पानी धारण करेगा तो आप कैसे दिखेंगे, फूले फूले से जो है आपका शरीर दिखेगा। उसके साथ में हृदय की गति धीमी, शरीर का ताप कम हो जाता है और चेहरा जो है सूजा हुआ फूला हुआ प्रतीत होता है। इसमें जो आईलिड्स होती हैं इनमें भी सूजन सी दिखाई देने लगती हैं। आयोडीन की खाने में अगर कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में नहीं बन पाता है। उससे क्या होता है, गले की जो ब्लड वेसल्स हैं ये फूल जाती हैं तो वहाँ ग्वाइटर बन जाता है, और इसी को हम घेंघा रोग कहते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, जो नेत्र शोधी गलगंड कहते हैं, इसमें थायरॉक्सिन की अधिकता होती है, यानी कमी से ना होके थायरॉक्सिन की अधिकता से होती है। तो जो आँखों का ये गोला है इसमें म्यूकस जमने लगता है और आंखें ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ निकली आ रही हैं, तो आंखें बाहर की तरफ फूलकर सूजी हुई दिखाई देती हैं, और इसमें जो उपापचयी दर यानी मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। तो आपने कई सारी डिजीज यहाँ पढ़ ली, मिक्सडिमा, गर्ल्स डिजीज और ग्वाइटर, उसके अलावा जो है क्रिटिनिज्म, और ये आपकी आ गई ग्रेव्स डिजीज। तो सभी को आपको ध्यान रखना है। फिर हैशीमोटो डिजीज, ये जरूर आपने सुना होगा, आपके एग्जाम में पहले पूछा भी गया है। तो ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड के खिलाफ ही क्या करने लगता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है, और जिससे थायराइड ग्रंथि जो है नष्ट हो जाती है। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, हैशीमोटो डिजीज कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। महिलाओं में थायराइड संबंधी रोग सरलता से होते हैं। आपने देखा होगा कि पुरुषों में आपको थायराइड के रोग कम सुनने में मिलते हैं, लेकिन महिलाओं में जो है, और आजकल की अगर हम बात करें तो थायराइड रोग जो है, जिस तरह से डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, उसी तरह से थायराइड भी जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिससे महिलाएं जो है ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। थायराइड ग्रंथि से एक दूसरा भी महत्वपूर्ण हार्मोन, जिसको हम कैल्सिटोनिन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। ये क्या करता है, नाम में कैल्शियम जुड़ा है तो कैल्शियम से रिलेटेड काम है। Ca++ यानी कैल्शियम आयन और फॉस्फेट की मात्रा जो है कि कम करता है शरीर में। थायराइड की बात कर ली, अब आ जाए पैराथायराइड। तो पैराथायराइड कहाँ है, थायराइड के ही डॉर्सल साइड पे
पैराथायराइड है। ये आपका पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, ये दिख रही हैं आपको जो है पैराथायराइड ग्लैंड्स, सेम पोजीशन पे डॉर्सल साइड पे है। तो ये थायराइड के पिछले हिस्से में 2 जोड़ी में पाया जाता है। इसे पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। इस तरह के जो उपनाम होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। ये अस्थियों से तथा आहार नाल से कैल्शियम तथा फास्फेट लवणों का अवशोषण कर उसकी मात्रा को रक्त में बढ़ाने का कार्य करता है। और ये अस्थियों के विलवणीकरण यानी डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगर अस्थियों में जो है मिनरल्स की कमी हो रही है तो वो जो है पैराथायराइड या कॉलिप्स हार्मोन के कारण होता है। पैराथार्मोन की कमी के कारण हाइपर कैल्सेमिक टैटरी रोग हो जाता है। इसमें शिथिल नहीं हो पाती है, जिससे हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, यानी हमारे शरीर में कुल मिला के कैल्शियम की कमी होने लगती है। और इसके अतिस्रावण से अगर जो है पैराथायराइड का सिक्रीशन जो है एक्सेसिव हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज है बहुत ही खराब डिजीज है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम हमारी बोन से कैल्शियम और फास्फोरस जो है बिल्कुल जो है कम हो जाता है और हमारी हड्डियां कैसी होती हैं, पोरस हो जाती हैं। और धीरे धीरे हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि अगर आपको हल्की सी भी कहीं चोट लग जाए तो वो हड्डी टूट जाती है और दोबारा जुड़ना उनका जो है बहुत ही टफ हो जाता है। और उसके लिए अलग से आपको जो है बहुत हाई डोज में कैल्शियम और बाकी मिनरल्स लेने पड़ते हैं। इसी तरह का एक जो है और डिजीज है जो इसके अधिक श्रावण से होता है हाइपोथैलेमस के, उसको ऑस्टेटिटी फाइब्रोसिसा सिस्टिका कहते हैं। तो ऑस्टेटिस फाइब्रोसा सिस्टिका जो है और इसका एक और नाम है स्पंजी फॉर्म ऑफ बोन डिसऑर्डर। इसमें क्या हो जाता है, हड्डियों में इतना गैपिंग आ जाती है कि ये हड्डियां जो है स्पंजी दिखने लगती हैं, स्पंज के समान पोरस दिखने लगती हैं, उसमें छेद तक जो है दिखने लगते हैं। ये जो है कैल्शियम की भयंकर कमी का परिणाम होता है। और एक हल्की सी भी चोट लग गई तो समझ लीजिए वो हड्डी हमेशा के लिए टूट गई और दोबारा नहीं जुड़ पाएगी। आगे चलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को जो है बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूति वाले ग्लैंड्स में भी माना जाता है, क्योंकि इससे जो है आपको एक अलग तरह का इसके फंक्शन के कारण जो एक सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। तो इसको भी आध्यात्म से जोड़ के देखा जाता है। और जो योगिक क्रियाएं होती हैं उसमें जो है पीनियल ग्लैंड्स को और ज़्यादा एक्टिवेट करने का प्रयास जो है ऋषि महात्मा और योगी लोग करते हैं। उससे जो है उनको एक चरम आनंद की जो है जो सुखानुभूति होती है वो होती है। तो अगर इतनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है तो इसके फंक्शंस को थोड़ा पढ़ते हैं। ये हमारे फोर ब्रेन के निचले हिस्से में पाई जाने वाली ग्रंथि है। कहाँ पर पाई जाती है, पहले एग्जैक्ट पोजीशन इसकी समझ लीजिए। ये है पीनियल ग्लैंड, ये देखिए पिट्यूटरी यहां थी, हाइपोथैलेमस और ऊपर था। ये जो है मेडुला ऑम्बलगाटा है जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन का कनेक्शन बनाता है। ये यहां से हमारे स्पाइन जो है शुरू हो जाती है। और जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। फिर इसके ऊपर पॉन्स आते हैं। ये सेरेब्रम है जो पश्चिम मस्तिष्क का हमारा हिस्सा होता है। और यहीं पर जो है देखिए छोटा सा आपका पीनियल ग्लैंड है जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके भी, तो इसके बारे में और जानते हैं। पीनियल ग्लैंड जो है ये मुख्यतः 3 तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। एक तो सेरोटोनिन है, दूसरा एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिक हार्मोन है, तीसरा जो है मेलेटोनिन है। तो ये तीनों हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेरोटोनिन की बात करते हैं। सेरोटोनिन क्या करता है, एक नसों को संकुचित करने में यानी इसको वायसो कॉन्ट्रिक्शन का कार्य करता है तथा ये बीपी को यानी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। सेरोटोनिन अवसाद पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन है।
अगर कोई जो है अवसाद की समस्या से जूझ रहा है या मानसिक जो है स्ट्रेस में चल रहा है और कई तरह की जो है मानसिक समस्याओं में चल रहा है, तो कहा जाता है कि यौगिक क्रियाओं के द्वारा अगर वो पीनियल के सिक्रीशन को बढ़ा सके और इनडायरेक्टली जो है यानी सेरोटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ा सके, तो वो अपने मानसिक अवस्था से छुटकारा पा सकता है। तो इसको जो है क्या कहते हैं, नेचर्स फील गुड केमिकल भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसको और क्या कहते हैं, नेचर्स फील गुड केमिकल, यानी ये जो है नेचुरल तरीके से आपको अच्छा महसूस कराने का कार्य करता है। ये सीखने और स्मृति के साथ भी जुड़ा है, ये हमारी जो है लर्निंग और जो हमारी मेमोरी है उससे भी जुड़ा हुआ है, और नींद को हमारी जो है ये रेगुलेट करता है, पाचन को भी निगरेट करता है, और जो हमारा मूड होता है, कहते हैं ना आज मेरा मूड खराब है या मूड अच्छा है, तो ये मूड स्विंग होता है, इसको भी नियंत्रित करने का, यानी हमारी मनोदशा को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो अगर एक्सरसाइजेस के माध्यम से और विशेषकर प्राणायाम के माध्यम से आप अपनी पीनियल ग्लैंड को जो है टारगेट करके जो है उसको और अच्छा एक्टिवेट कर सकते हैं, तो आप हमेशा जो है मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुख का जो है अनुभव कर सकते हैं। शरीर में सेरोटोनिन के असंतुलन के कारण क्या हो जाएगा, अब ये बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित कर रहा है, अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए तो हमारा जो मूड है, मूड स्विंग हो जाएगा, हम बात बात पे चिढ़ने लगेंगे, हमारा जो है मूड एक जैसा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी, तनाव का स्तर जो होता है, जो स्ट्रेस लेवल होता है, ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा, और इसके लिए जो है ये हमारा पर्याप्त जो है सेरोटोनिन सिक्रीट नहीं होगा। सेरोटोनिन की अगर कम मात्रा में उत्पन्न होगा तो हम फिर वही बातें जो हमने भी की थी, अवसाद में जा सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है हमको, हमारा वजन बढ़ेगा क्योंकि ये पाचन को भी नियंत्रित करता है, अनिद्रा हो जाएगी क्योंकि ये नींद को नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी शरीर में। इसके विपरीत अगर सेरोटोनिन का अधिक स्रावण होगा तो हम भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं और बेहोशी भी हमको आ सकती है। ये सब जो है इसके प्रभाव गए। इससे जो है अगला जो है पीनियल से जो निकलता है वो एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन। ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है, हमारे किडनी में जो है, हमारी जो किडनी सेल्स में पाया जाता है। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लैमरोसा को एल्डोस्टेरॉन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है, यानी दिमाग से जो है कहाँ पर काम कर रहा है, ये किडनी पे काम कर रहा है। मेलेटोनिन का रोल आ गया, ये हमारे मेलानोसाइट सेल्स पर कार्य करता है तथा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, और ये ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड से का जो है डेरिवेटिव या व्युत्पन्न होता है। मेलेटोनिन जो है क्या करता है, दिन यानी प्रकाश द्वारा बाधित हो जाता है, दिन में जो है मेलेटोनिन का सिक्रीशन नहीं होता है, जबकि रात्रि की अवधि में पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट मेलेटोनिन होकर इसका स्रावण करने लगती है। यही कारण है कि जहां दिन की अवधि ज़्यादा होती है वहां के लोग जो है काले होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर दिन में मेलेटोनिन सिक्रीट नहीं होगा, तो क्या होगा, उसकी कमी से त्वचा जो है हमारी काली दिखेगी। मेलेटोनिन हमारे सर्केडियन रिदम यानी सर्केडियन साइकिल, जो 24 घंटे का हमारा शरीर का एक चक्र है, जिससे हमको पता चलता है शाम होने के बाद जैसे ही रात होती है, जैसे ही प्रकाश कम होता है, हमको नेचुरली नींद आने लगती है। फिर सुबह के समय एक निश्चित समय पर जो हमने आदत बना रखी है उस समय हम जगते हैं। जब हमने लंच का टाइम बना रखा है, जब हमने ब्रेकफास्ट का टाइम बना रखा है, जब हमने जो है डिनर का टाइम बना रखा है, तो सब कुछ जो है हमारे सर्केडियन रिदम का एक हिस्सा है। तो मेलेटोनिन जो है ये हमको अनुभूत कराता है दिन और रात का, और उसके आधार पे ही हम अपनी शारीरिक क्रियाएं करते हैं। साथ में शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। मानव की जो पीनियल ग्लैंड है ये 1 से 2 वर्ष की आयु तक आकार में बढ़ती है, उसके बाद क्या होता है, ये स्थिर हो जाती है, फिर इसकी वृद्धि रुक जाती है, और जब एडोलेसेंट स्टेज आती है, यौवनारंभ होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे इसका वजन बढ़ने लगता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चों में मेलेटोनिन स्तरों की प्रचुर मात्रा
यौन विकास को बाधित करने के लिए होती है, क्योंकि बच्चों में यौन विकास की आवश्यकता नहीं होती है। और पीनियल ट्यूमर का संबंध, पीनियल में ट्यूमर भी होता है, एक रेयर डिजीज है, लेकिन जो है ये होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है। और पीनियल ट्यूमर का संबंध जो है असामयिक यौवन के साथ जोड़ा जाता है। जब यौवन आता है, एडोलेसेंट स्टेज आती है, तब मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है और वयस्कों में पीनियल ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन हो जाता है, उनमें जो है कैल्शियम का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, जो उनके वयस्क होने की अवस्था का सूचक होती है। अब इससे जुड़ी हुई एक दुर्लभ बीमारी का नाम जान लीजिए, पीनियोब्लास्टोमा। ये क्या है? ये जो है हमारे ब्रेन का एक जो है बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर है, जो पीनियल ग्लैंड में होता है। और पीनियोब्लास्टोमा बच्चों और कम आयु के वयस्कों में अधिक पाया जाता है। हालांकि ये एक दुर्लभ टाइप का, रेयर टाइप का ट्यूमर है। पीनियोब्लास्टोमा बचपन में होने वाले मस्तिष्क के कैंसर के 1% से कम ट्यूमर के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगली ग्लैंड पे चलते हैं, जिसको हम थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये थाइमस कहाँ पर है? ये देखिए फेफड़े के बीच का स्थान जो है, जहाँ पर ये ट्रैकिया आकर जो है विभाजित होता है, और यहाँ पर हार्ट भी यहीं पर होता है इसके पीछे, और वहीं पर ये थाइमस लोकेटेड होता है। अब थाइमस को बड़ा करके देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ये भी लोब शेप्ड होता है, इसमें जो है जो लोब को अलग करता है वो इंटरलोबर सेप्टम कहलाता है। ये थाइमिक लोब्स हैं दोनों। थाइमिक कॉर्पसल्स ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं, इस आवरण को कैप्सूल कहते हैं, इस संरचना को कॉर्टेक्स कहते हैं, मिडिल वाले को मेडुला कहते हैं। तो ये थाइमस का स्ट्रक्चर हो गया, जिसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि थाइमस कहाँ है, हमारे इस स्थान पर, जिसको हम जो है वक्ष स्थल कहते हैं, वहाँ पर है। तो ये, और इसकी एक खासियत है, ये एक लिम्फेटिक ग्लैंड है। लसीका जो तंत्र होता है हमारे शरीर का, जिसको लिम्फ सिस्टम कहते हैं, जो ब्लड सिस्टम से थोड़ा अलग होता है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का अंग है। और ये हृदय के सामने और स्टर्नम के बीच का जो है स्थित होता है। अब इसके कुछ विशेष नाम हैं। इसको प्रतिरक्षा का सिंहासन या लिम्फोसाइट का स्कूल कहा जाता है। इन दोनों नामों से क्या स्पष्ट हुआ कि इसका जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसको डेवलप करने के लिए, उसको ही कंट्रोल करने के लिए होता है। ये किशोरावस्था तक जो है फंक्शनल होता है, उसके बाद धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, और जो है एडल्ट होने पर ये लगभग जो है सिकुड़कर समाप्त हो जाता है। इससे थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो क्या काम करता है, जो हमारी टी लिम्फोसाइट सेल है, यही टी लिम्फोसाइट सेल जो है एंटीबॉडीज भी बनाती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं ये। तो ये थाइमोसिन जो है टी लिम्फोसाइट के विभेदन और मैचुरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें थाइमोपोएटिन नामक हार्मोन भी स्रावित होता है, जो मीटर तंत्रिका तंत्र यानी एसिटाइल कोलिन्स के स्रावण को रोकता है। अब यहाँ पर टी सेल की बात चली है, और कोरोना काल में टी सेल पे और इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा जो है विश्वव्यापी चर्चाएं चल रही हैं। तो टी सेल के बारे में आपको पता होना जरूरी है। टी सेल क्या होती है? मानव शरीर में टी सेल जो है एंटीबॉडी के साथ वायरल संक्रमण के खिलाफ, ये विशेषकर वायरस से प्रोटेक्शन के लिए इम्यूनिटी देता है। तो टी सेल्स एंटीबॉडी के साथ वायरल संक्रमण के खिलाफ मानव प्रतिरक्षा तंत्र का एक हिस्सा है। टी सेल सीधे तौर पर संक्रमित कोशिकाओं को निशाना बनाता है, जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स हैं उसको सीधे सीधे निशाना बनाता है और उन्हें मार देता है। टी सेल एक प्रकार का लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट आपने पढ़ा होगा, हमारे ब्लड में जो है सेल पाई जाती हैं, इनको हम लिम्फोसाइट कहते हैं, जो थाइमस ग्रंथि में विकसित होती हैं और मानव प्रतिरक्षा तंत्र यानी ह्यूमन इम्यून सिस्टम में एक सेंट्रल रोल निभाता है। जो अभी हाल ही में अध्ययन हुए हैं उसमें बताया गया है
कि जो स्पेशल टी सेल्स होती है उन सभी लोगों में पाई गई जो 17 वर्ष पहले सार्स से ठीक हुए थे। सार्स भी एक जो है रिस्पायरेटरी जो है वायरल डिजीज थी, उससे ठीक हुए थे, या सार्स CoV-1 या सार्स CoV-2 के 50% से अधिक असंक्रमित थे, उनमें भी टी सेल्स जो है पाई गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि सामान्य आबादी में पहले से ही सार्स CoV प्रतिरक्षा का स्तर मौजूद है और उन्होंने अनुमान लगाया है कि संक्रमण एवं कोरोना वायरस के संपर्क में आने से मानव शरीर में लंबे समय तक काम करने वाली टी सेल्स डेवलप हो जाएंगी। इसीलिए कोरोना के बारे में कहा जाता है कि एक बार जिनको इन्फेक्शन हो गया या जिन्होंने टीका ले लिया या इन्फेक्शन हुआ था तो साइलेंट टाइप का इन्फेक्शन था जिससे उनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, तो ऐसा नहीं है कि जो एंटीबॉडीज़ बन रही है जो हमारे शरीर में उसके खिलाफ इम्यूनिटी सिस्टम बना हुआ है वो 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा। टी सेल्स जो है बहुत लंबे समय तक जो है किसी भी डिजीज़ जिस पर्टिकुलर सेल के खिलाफ वो काम कर रही है, पर्टिकुलर एंटीजन या पैथोजन के खिलाफ, उसके लिए जो है कार्य करती रहती है। तो इसलिए कोविड-19 संक्रमण एवं संसर्ग के प्रतिबंधित करने में टी सेल जो है क्या हो सकती है, बहुत ही मददगार हो सकती है। अब पैनक्रियास की बात करें, पैनक्रियास को हम डिटेल में जो है वैसे तो पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं, हमारे पाचन तंत्र में, क्योंकि इससे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है अग्नाशय से। ये जो है प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये कैसी है, मिक्स्ड है, यानी ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह का फंक्शन करती है। इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है उससे जो है कई सारे पैनक्रियाटिक जूस इत्यादि निकलते हैं जो सीधे सीधे डाइजेशन में मदद करते हैं, और ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का ही सिक्रीशन करती है। तो एंजाइम में हमको पता है पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम जाते हैं, और हार्मोन के बारे में हमको यहाँ मुख्य रूप से पढ़ना है। तो ये ड्यूडेनम से लगी हुई हमारी जो ग्रहणी है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है सबसे शुरुआती भाग होता है ड्यूडेनम, उससे लगी हुई एक ग्लैंड है जिसके अंतःस्रावी भाग को, जिसके इंडोक्राइन पार्ट को हम क्या कहते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आपने जरूर पढ़ा होगा क्योंकि यहीं से इंसुलिन इत्यादि का उत्पादन होता है। तो अब इसमें कई तरह की सेल पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और लैम्डा सेल और एफ सेल। कहाँ पर पाई जा रही हैं, अग्नाशय के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में ये 4 तरह की सेल पाई जाती हैं। अल्फा सेल क्या काम करती है, ये ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करती है। यहीं पर जो है इसको समझ लीजिएगा, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा सेल से जो ग्लूकागॉन निकलता है इसकी खोज किम्बल और मर्लिन ने की थी। ये हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर हमारे ब्लड में शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये कहाँ पर है, तो हमारे शरीर में जो एक्सेसिव शर्करा या ग्लूकोज जाती है उसको जो है, उस ग्लूकोज को हमारा लीवर ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके स्टोर कर देता है कि जब ज़रूरत होगी तब फिर से जो है ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमको एनर्जी प्रदान करेगा। तो ये काम कौन कर रहा है, ग्लूकागॉन कर रहा है। इस पे उल्टा काम कौन कर रहा है, अब बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन जो है ग्लूकोज को नष्ट करता है। और पहली चीज तो इसकी खोज के बारे में पूछा गया इंसुलिन के, तो वो जान लीजिए। इसकी बैनेटिंग और बेस्ट नामक जो है बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन के अमीनो अम्ल सीक्वेंस की खोज जो है एफ सेंगर ने की थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और ये जो इंसुलिन है ये ग्लूकागॉन हार्मोन के ठीक विपरीत काम करता है। इसी कारण जो है ये उसका एक एंटी हार्मोन है। ग्लूकागॉन का काम है हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करना, जिससे हम अपने कार्यों के लिए जो है ग्लूकोज या एनर्जी ले पाएँ।
वहीं पर इंसुलिन का काम क्या है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ गया है तो वहाँ से ग्लूकोज को ख़त्म करना, यानी ग्लूकोज को का लेवल डाउन करना, ये उसका उल्टे है। इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन या हार्मोन है जिसे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले आर्टिफिशियल रूप से सिंथेसाइज किया था प्रयोगशाला में। तो इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक हमारे ब्लड में ग्लूकोज है उसको फिर से ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और इसकी कमी से, अगर इंसुलिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाएगा, जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ की डायबिटीज है। और इससे जो है हमारे यूरिन में ग्लूकोज निकलने लगता है, क्योंकि हमारे जो है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, इंसुलिन का उत्पादन कम होता है, ग्लूकोज नियंत्रित नहीं होती है, तो ग्लूकोज क्या होती है, हमारे यूरिन से भी बाहर आने लगती है। एलोक्सॉन या स्ट्रेप्टोजोइनिक दोनों ही कैंसर को रोकते हैं, परंतु इसके प्रयोग से बीटा सेल्स जो है नष्ट हो जाती है। क्या है, दोनों दवाइयां हैं जो एंटी कैंसरस हैं, कैंसर के खिलाफ काम करने वाली दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव क्या है, इसका साइड इफेक्ट ये है कि हमारी जो है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स पाई जाती हैं, जो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और डायबिटीज की समस्या हो जाएगी। लैम्डा सेल से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। तो ये जो है क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है और ये ग्लूकागॉन तथा इंसुलिन के स्रावण को रोकता है। एफ सेल्स जो है, जो चौथी टाइप की सेल्स हैं, इससे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड यानी पीपी हार्मोन निकलता है, जो पित्ताशय के संकुचन को रोकता है, साथ ही कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के स्रावण को यानी सिक्रीशन को भी नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती हैं, हमारी किडनी के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा, इसकी पोजीशनिंग को आप समझ लीजिए कि ये एक्चुअल में है कहाँ पर। तो आप इस डायग्राम को अगर देखेंगे, ये हमारी जो है क्या है, किडनी है। ये आपको किडनी दिख रही है। किडनी जो है बीन शेप्ड की होती है। इसके ऊपर जो है ऊपरी हिस्से पर फैट जमा होता है और उसके ऊपर जो है ये जो पीला पीला पोर्शन है, यही हमारा जो है क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। तो और एड्रिनल ग्लैंड जो है, अगर इसको और इनलार्ज करके आप देखिए तो ये दो भागों में बटा होता है। अंदर का भाग जो होता है उसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं, जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाहरी भाग को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये उसका ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन काट के आपको दिखाया गया है, जिससे आप अंदर मेडुला और बाहर कॉर्टेक्स को देख सकें। तो ये तो स्ट्रक्चर के लेवल पे आप समझ गए होंगे, पोजीशन आप समझ गए। इसके कॉर्टेक्स से जो है क्या, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। कॉर्टेक्स मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये जो है जो बाहर का पोर्शन है। तो एक तो जो है एल्डोस्टेरोन, ये क्या होता है, इसको साल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं। ये हमारे शरीर में जल तथा खनिज लवणों की मात्रा को बनाए रखता है, अतः एक मुख्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। दूसरा जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, ये भी जो है कॉर्टेक्स से ही निकलता है। यह हार्मोनों का एक समूह है, मतलब कॉर्टिकॉइड शब्द दिया गया है तो यानी एक समूह है। इसमें लिपिड, फैट तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए कार्य करता है और इसमें एक मुख्य हार्मोन कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है तथा जो है हमारे इम्यून रिस्पांस को रोक देता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी से एडिसन्स डिजीज जो आता है, हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, एडिसन्स डिजीज जो सबसे पहले जो है खोजा गया डिजीज था, तो ये एडिसन्स डिजीज जो है हो जाता है किसके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी से। इसके अधिक स्रावण से कॉसिंग का रोग यानी कसिंग्स रोग डिजीज हो जाती है। इसमें रेड मून फेस तथा बफेलो हम्फ देखा जा सकता है। कॉर्टेक्स भाग में ट्यूमर होने से
एड्रीनल सेक्स हार्मोन अनियंत्रित हो जाते हैं, जिससे जो है कई तरह की समस्याएं होती हैं। अब कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? एक तो गायनेकोमैस्टिया हो जाता है। गायनेकोमैस्टिया क्या हो जाता है? पुरुषों में महिलाओं के समान कुछ लक्षण दिखते हैं। वो लक्षण क्या है? पुरुषों में जो है एस्ट्रोजन, जो कि क्या माना जाता है? फीमेल हार्मोन माना जाता है, इसका अधिक स्रावण होने लगता है। हालांकि एस्ट्रोजन पुरुषों में भी स्रावण होता है, लेकिन उसका स्रावण बहुत ही कम होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो एस्ट्रोजन का पुरुषों में ज़्यादा सिक्रीशन शुरू हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, जो मेल्स में जो है मेमरी ग्लैंड्स हैं, वो महिलाओं की तरह बड़े बड़े दिखने लगते हैं, महिलाओं के लक्षणों का विकास होने लगता है। फिर इसके अलावा एक और कंडीशन आ जाती है जिसको विरिलिज्म कहते हैं। ये महिलाओं में क्या होता है? महिलाओं में पुरुष हार्मोन यानी एंड्रोजन भी सिक्रीट होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो महिलाओं में जो पुरुष हार्मोन एंड्रोजन होता है वो अधिक सिक्रीशन होता है। उससे क्या होता है, जो पुरुषों का लक्षण होता है आवाज का भारीपन, महिलाओं में आवाज पतली होती है, पुरुषों में जो है भारीपन होता है आवाज में। तो ये जो है विरिलिज्म नामक कंडीशन हो जाती है, आवाज में भारीपन हो जाता है और पुरुषों जैसे कुछ लक्षणों का विकास जो है महिलाओं में शुरू हो जाता है। अब एड्रीनल मेडुला के हार्मोन, एड्रीनल मेडुला कहाँ था फिर से देख लीजिए, समझते चलिए। कॉर्टेक्स ऊपर था और मेडुला जो है अंदर वाला भाग, ये भाग जो है क्या है? एड्रीनल मेडुला है। इस पोर्शन से क्या सिक्रीट होगा ये हमको अब पढ़ना है। कॉर्टेक्स का हम पढ़ चुके हैं। तो इसके मेडुला भाग से एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन तथा नॉर एड्रेनालिन या नॉरएफ्रिनेमिन नामक हार्मोन और कैटेकैल्सिमीन नामक हार्मोन स्रावित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने एड्रेनालिन का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसको फाइट और फ्लाई हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी उपनाम हैं जो पूछे भी गए हैं और आपको जानना चाहिए। ये जो है इमरजेंसी हार्मोन जो है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दोनों को मिलाकर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई विपत्ति की परिस्थिति होती है उस समय ये अचानक निर्णय में लेने में आपको सहायता करती है और कुछ ऐसे आप अनयूजुअल काम भी कर जाते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप वो कर सकते। मान लीजिए आपको कोई जो है मारने के उद्देश्य से जो है दौड़ा रहा है और आपके सामने जो है 6 फीट की एक दीवार है। आप बिल्कुल भी एथलीट नहीं है, आपने कभी नहीं सोचा था कि जो है आप कभी 6 फीट की दीवार को पार भी कर पाएंगे। लेकिन जब आपके प्राणों पे संकट है, आपको लगता है कि अगर आप इसको नहीं कूद पाएंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है या आपको जो है गंभीर जो है उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, उस समय एड्रेनालिन हार्मोन और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन मिलकर जो है शरीर में कुछ इस तरह की जो है संवेग उत्पन्न करते हैं कि आप जो है असंभव से दिखने वाले काम भी जो है विपत्ति की परिस्थितियों में कर जाते हैं। इसीलिए इसको जो है इमरजेंसी हार्मोन के नाम से या फाइट और फ्लाई हार्मोन के नाम से जानते हैं। हिंदी में उड़ो या लड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये हार्मोन धमनियों को फैला देते हैं, यानी इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पर हृदय की गति को बढ़ा देते हैं। इससे हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं और मनुष्य की प्रतिक्रिया कई गुना बढ़ जाती है। हमारे सोचने समझने की क्षमता जो है कई गुना बढ़ जाती है। जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तब भी आप में एड्रेनालिन बहुत तेजी से सिक्रीट करता है और आप जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का भी जवाब दे लेते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप जो है इसको सही कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये आपकी क्षमता को उस विपत्ति के समय, उस स्ट्रेस के समय, उस मुसीबत के समय में कई गुना बढ़ा देता है। कैल्शियोकोलिन भी जो है ग्लाइकोजन को तोड़कर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, जो इससे सिक्रीट होता है। अब आगे आते हैं जनन ग्रंथियों की बात करते हैं। जनन ग्रंथियां या जिसको हम गोलैड ग्लैंड्स कहते हैं, नर और मादा में ये अलग अलग होती हैं, टेस्टिस और ओवरी के फॉर्म में। तो इनका जो है मुख्य काम क्या होता है? गैमीट्स का फॉर्मेशन। गैमीट हमारे क्या होते हैं? अगर फीमेल है तो उसमें ओवम बनता है, मेल है तो उसमें स्पर्म बनता है। और कहाँ बनता है? टेस्टिस और ओवरी में बनता है।
सबसे पहले हम टेस्टिस की बात कर लें, जिसको हम जो है मेल ऑर्गन कहते हैं या वृषण कहते हैं। इसमें जो है जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, वो सिक्रीट होता है। टेस्टिस में उपस्थित इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग, या जिसको लीडिंग सेल्स कहते हैं, ये एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मुख्य मेल हार्मोन जो है कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, जो पिट्यूटरी के एफएसएच और आईसीएसएच के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ये जनन अंगों के विकास के साथ गौड़ लैंगिक लक्षण, यानी जो है अगर कोई पुरुष है तो उसके कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो महिलाओं में नहीं होती हैं, उसको हम लैंगिक लक्षण कहते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, बाकी आवाज का भारीपन इत्यादि इत्यादि। तो इन सभी को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं पर ओवरी या अंडाशय जो हमारे जो है फीमेल गोनैड है, जनन ग्रंथि है, इससे दो तरह के मुख्य फीमेल हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो एस्ट्रोजन हो गया और दूसरा टेस्टोस्टेरोन के अपोजिट प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? ये ग्रेफियन फॉलिकल के द्वारा स्रावित किया जाता है। ये महिलाओं में जननांगों के परिपक्वता तथा गौड़ लैंगिक लक्षणों के विकास, जैसे कि मैमरी ग्लैंड्स का विकास और वसा का जमाव, बाल की कमी, आवाज के पतले होने इत्यादि इत्यादि के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये ग्रेफियन फॉलिकल से परिपक्व ओवम जब निकल जाते हैं तो इसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है तथा गर्भधारण करने में सहायता करता है। साथ ही यह जो है मेमरी ग्लैंड्स में एल्वोलाई के विकास करने में भी मदद करता है और दुग्ध संचित और स्रावित करता है। कुछ और ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स विशेषकर नहीं मानते हैं, उनसे भी लेकिन कुछ हार्मोन जैसे सिक्रेशंस होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हार्ट क्या करता है? जब हमारे हार्ट का वॉल्यूम जो है अधिक बढ़ जाता है तो इससे जो है आर्टियल न्यूट्रिटिक पेप्टाइड यानी कि एएनपी नामक एक हार्मोन सिक्रीट होता है, और वो जो है हमारे जो है ब्लड के वॉल्यूम को क्या करता है? घटाता है। लीवर की बात करें तो इससे इरेथ्रोट्राइपिन तथा एंजियोस्टेटिन नामक हार्मोन का जो है सिक्रीशन होता है। एंजियोस्टेटिन जो है सेकेंड, ये धमनियों के संकुचन तथा एल्डोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करता है। किडनी पर जो है जो ग्रंथि है वो तो हमने देख ली, जो है कॉर्टेक्स मेडुला एड्रिनल, लेकिन किडनी इटसेल्फ कभी कभी जो है इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह सिक्रीशन करती है। इससे क्या निकलता है? इससे रेनिन, इरिथ्रोट्रोपोएटिन तथा कैल्सिट्रॉयल नामक जो है हार्मोन सिक्रीट होते हैं। रेनिन का क्या काम होता है? एंजियोस्टेटिन के साथ मिलकर एल्डोस्टेरोन के स्रावण को नियंत्रित करता है। वहीं पर इरिथ्रोपोएटिन जो 85% सिक्रीशन होता है, ये किडनी से स्रावित होता है, और ये तब स्रावित होता है जब किडनी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कैल्सिट्रॉयल ये क्या करता है? ये पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत काम करता है, उसका उल्टा काम करता है, और हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कैल्शियम तथा फॉस्फेट सॉल्ट्स के अवशोषण को बढ़ा देता है। कोलिसोसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन ड्यूडेनम से स्रावित होता है तथा पित्ताशय के संकुचन में सहायता करता है। तो ये कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कम जो है हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इनके बारे में भी जानना जरूरी है। अब अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने पिट्यूटरी पढ़ा, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उनका जो है क्या क्या प्रभाव होता है। इसी तरह से थायराइड, पैराथायराइड, इनसे तो कम ही हार्मोन निकलते हैं। और फिर एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, एड्रिनल के कॉर्टेक्स से और मेडुला से अलग अलग क्या क्या निकलता है और उनका क्या कार्य होता है। तो ये बेसिकली आपको जो है रिवीजन के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, जिससे कि आप जो है जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकें, गोनैड्स मेल और फीमेल दोनों से। तो मित्रों, इस तरह से आज हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने का प्रयास किया और थोड़ा सा
जटिल माना जाता है इसको, लेकिन जितना ज़्यादा हो सका मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे, और कम से कम अगर इसको आप 2 बार और देख लीजिए तो आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही जो है लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट है, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।